मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चल रहे हंगामे के बीच आज विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के दौरे पर पहुंचा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल 16 दलों के 21 सांसद इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। अगले हफ्ते संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सकती है। मणिपुर पर हंगामा और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है। इसमें 1973 लोगों की राय ली गई है। सर्वे गुरुवार से शनिवार तक किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिरीन और ऑल इंडिया सर्वे देख रहे हैं आप। संसद सत्र को शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ठीक से कार्यवाही एक दिन भी नहीं चल पाई है। मणिपुर का मुद्दा ऐसा है कि इस पर विपक्षी गठबंधन सरकार को घेर रहा है और पीएम से सदन में जवाब की मांग कर रहा है। अब तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ चुका है, जिस पर अब अगले हफ्ते इस पर चर्चा भी हो सकती है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे। बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सांसद संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संसद ठप और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देश क्या सोचता है, बात आज इसी मुद्दे पर होगी। कामना मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो। पीएम मोदी ने संसद के भीतर 5 साल पहले जो भविष्यवाणी की और फिर 4.5 साल पहले जो भविष्यवाणी दोहराई वो साकार होने जा रही है। 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के विपक्ष ने कांग्रेस की अगुवाई में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की हुंकार भरी है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले हफ्ते में विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरकार का नंबर गेम दुरुस्त है। बावजूद इसके विपक्ष इसके जरिए परसेप्शन की लड़ाई जीतने की कोशिश में है। लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन हमारा इंडिया अलायंस पार्टी का रहा है वो ग्रहण हो चुका है। उसको स्पीकर साहब ने स्वीकार किया है और मुझे उम्मीद है कि इस पर हम चर्चा जल्दी शुरुआत करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चर्चा में हम मणिपुर की बात रखें। जो मणिपुर की बात प्रधानमंत्री मोदी जी भूल गए हैं। दरअसल मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार का कहना है कि किस विषय पर कब चर्चा होगी ये तय करने का काम स्पीकर का है। साथ ही सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा के लिए गंभीर नहीं है। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच संसद के दोनों सदनों में हंगामा जोरदार हो रखा है। तो देखिए, मणिपुर के बहाने विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको लेकर हमने ये सवाल पूछे हैं और इस पर हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। दोनों ही खास मेहमानों को आप देख रहे हैं। बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सबसे पहले वो महत्वपूर्ण सवाल जो ऑल इंडिया सर्वे में पूछा गया लोगों से और उसके जवाब क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला सवाल जल्दी से बता देती हूं जो पूछा गया। देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से विपक्ष को फायदा या नुकसान? अब जवाब भी आप देख लीजिए। 41% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष को इससे फायदा होगा। 36% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा इसका। 11% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इससे तो विपक्ष को ही नुकसान हो जाएगा और 12% का यह आंकड़ा जो कह रहे हैं कि नहीं मालूम किसका क्या होगा, असर होगा नहीं होगा। लेकिन 41%, एक बड़ा नंबर जो इस सर्वे में निकलकर सामने आया, वो ये कहता हुआ कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने से
विपक्ष को फायदा होगा? क्योंकि देखिए, लोगों के बीच पहुंचकर हमने ये सवाल पूछा है। तो ऑल इंडिया सर्वे में एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे, जिसमें इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब और इसके तौर पर देखिए, इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर पहला सर्वे विपक्ष को फायदा होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। 41% लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव से विपक्ष को फायदा होगा। अब चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं और सुधांशु जी, शुरुआत आप ही से, क्योंकि देखिए, लोगों को तो यही लग रहा है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे फायदा विपक्ष को होगा, यानी नुकसान आप लोगों को। मुझे लगता है कि यदि आप लोगों के प्रश्न में थोड़ा और स्पष्ट कर दिया था कि विपक्ष में किसको फायदा होगा, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती। क्योंकि आप याद करिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकरार का विषय यह था कि वो कह रहे थे कि जो एनसीटी का बिल आने वाला है 31 को, सोमवार को, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को इन्होंने बुली किया, कांग्रेस तैयार हो गई। मगर मैं ये भी मानता हूं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो विपक्ष में सबसे ज्यादा माइलेज तो कांग्रेस को मिलेगा। दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष उनके हैं, मुख्य विपक्षी दल वो हैं और पूरे देश में उनकी उपस्थिति है। तो अब मुझे ये लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव, ये चूंकि ये थोड़ा गहराई से देखने वाली बात है, ये विपक्ष की जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा है उसके बीच का हेतु ज्यादा है। यानी जो आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि वो लीड ले जाएगी, क्योंकि इस संसद सत्र में एक ही ऐसा प्रस्ताव आने वाला था जिसपे कि सारा विपक्ष ये कहता कि हम लामबंद होने जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में जो सरकार विधेयक को लाने वाली है। अब हो गया अविश्वास प्रस्ताव। तो मुझे लगता है ये तो अभी, वैसे तो ये चंद दिनों की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जो रिप्लाई होगा उसको सुनने के बाद कि किसको फायदा किसको नुकसान हुआ है। परंतु ये मैं जरूर कहता हूं कि ये विपक्ष के अंदरूनी मामले में एक इसने रोल प्ले किया है, और यदि इस पर सर्वेक्षण किया जाए किसको अधिक फायदा होगा, तो मुझे लगता है ये जितने भी अन्य दल है, गैर कांग्रेस दल इंडिया के, INDI इंडिया के, उन सबको नुकसान और उनकी कीमत पर कांग्रेस को फायदा होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा मैं इस पर जवाब फायदा होने की संभावना। संजय सिंह जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि विपक्ष में फायदा तो होगा, 41% लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष में किसको फायदा होगा? क्योंकि चेहरे तो कई हैं वहां पर। चलिए, मैं कह रहा हूं, चलिए इनकी बात मान लेते हैं। कांग्रेस को ही फायदा होगा या किसी और पार्टी को फायदा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी को होगा या DMK को होगा, TMC को होगा, आम आदमी पार्टी को मान लीजिए फायदा नहीं भी होगा, इनको तो नुकसान होगा ना। आपके जो सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं ना कि भाई ज़्यादातर लोग इस देश के मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को फायदा होगा। चलिए आप इनकी बात मान लेते हैं, कांग्रेस को ही फायदा होगा, कोई बात नहीं। अब इसमें सवाल ये आता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन पहले दिन से मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके आप सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। आज मणिपुर देश का एक हिस्सा जहां पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी इनकी पार्टी के खुद एक विधायक को मार के अधमरा कर दिया गया, और इनकी ही पार्टी के कई विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की स्थिति पर जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया में घूमने की उनको फुर्सत है, बूथ मजबूत करने की फुर्सत है, मंडपम के उद्घाटन में पटाखा जलाने की फुर्सत है, राजस्थान जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं है। इस स्थिति में जब हमने 267 का नोटिस दिया, लोकसभा में अलग अलग नोटिस गया, जब कोई नोटिस स्वीकार नहीं हुआ, तो विपक्ष के पास ये अंतिम हथियार था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आपने कह दिया ना कि इसको आप हथियार के तौर पर लेकर आए। आपने नियत साफ कर दी, नियति पर भी मैं बात करूंगी, आप रुकिएगा और सुधांशु जी से इस पर हम जवाब भी लेंगे। लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के बहाने प्रधानमंत्री को घेरना चाहता है, जैसा यहां पर अभी संजय सिंह भी कह रहे थे, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि नंबर गेम उसके साथ नहीं है। नंबर गेम है क्या, ये बड़ी स्क्रीन पर जरा अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं, क्योंकि इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप जरा देखिए सरकार के साथ कौन कौन है, ये वो चेहरे, ये वो पार्टियां जो सरकार के साथ हैं। इसमें देखिए YSR, शिवसेना, शिंदे गुट, LJP, अपना दल, NCP, आजसू और AIADMK अन्य, कुल मिलाकर यहां पर 353 का ये नंबर है। दूसरी तरफ जो
जो सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, जेडीयू, एसपी, एनसीपी, जेएमएम, डीएमके, टीएमसी, अन्य, ये यहां पर 153। आप अंतर समझ लीजिए, फासला समझ लीजिए, इसी से समझ आ जाएगा कि आखिर इसकी नियति क्या होनी है। और ये सरकार के साथ, ये सरकार के खिलाफ, नंबर में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके से यहां पर दर्शक अब इसे समझ पाए होंगे। अब लोकसभा का समीकरण भी आप समझ लीजिए। 538 मौजूदा सदस्य संख्या और 5 सीट अभी खाली है, इसीलिए ये मौजूदा सदस्यों की संख्या है। सरकार के साथ 353, बहुमत 270, सरकार के खिलाफ अभी 153 है। 32 का अभी रुख जो है वो तय नहीं है। तो ये पूरा लोकसभा का समीकरण है। और देखिए जो ये 32 है, इसमें बीजेडी भी है, बीएसपी भी है, जिसका भी जो समीकरण मतलब जो तय नहीं, उनका रुख यानी कि इधर होगा या इधर जाएगा, खिलाफ जाएगा या साथ जाएगा, ये साफ नहीं है। लेकिन इतना भी यहां पर आपको समझना चाहिए कि सरकार के प्रति इनका जो रुख है वो सॉफ्ट जरूर है। तो ऐसे में एक इशारा जरूर जाता हुआ दिख रहा है कि खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो ये देखना होगा। अब इसको लेकर ये सवाल है। सुधांशु जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि नियति पर मैं सवाल करूंगी संजय जी से। नियत तो उन्होंने साफ कर दी मंशा, और ये तो नंबर्स भी बता रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज तो साफ है ना सुधांशु जी, चाहे जो भी हो, प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा होनी है। चर्चा होगी तो इसके लिए आपके मंत्री, आपके नेता बाध्य होंगे कि सामने आकर इस पर जवाब दें। तो ये विपक्ष की स्ट्रेटेजी जो कहीं ना कहीं वो उसमें साफ पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों के लिए चुनौती खड़ी करते हुए। देखिए, जिसको विपक्ष स्ट्रेटजी कहता है वो वास्तविकता में अंत में क्या निकलती है वो बहुत साफ हो जाता है कालांतर से। पहली बात तो मैं ये कह दूं, जैसे संजय जी ने कहा 41% लोग आपके कह रहे हैं कि विपक्ष को फायदा होगा, तो बहुमत कैसे कह रहा है विपक्ष को फायदा होगा? इसका मतलब 59% लोग विपक्ष को फायदा नहीं मान रहे हैं, जिसमें 11% लोग तो भारी नुकसान मान रहे। कर कोई बात नहीं, वो ये एक प्रकार की, मैं ये भी एक मानता हूं कि ये कोई पॉपुलर प्रक्रिया नहीं है, एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके की बारे में संसद के अंदर क्या होगा उसका अधिक महत्व होता है, बजाय बाहर वाले उसको एक दर्शक के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिभागी नहीं होते। ऐसे चुनाव की प्रक्रिया में वो सहभागी होते हैं। हाँ, परंतु अब मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने एक बात कही कि ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मणिपुर के ऊपर संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही अपने मन की वेदना और कष्ट का अनुभव कर दिया। और माननीय मणिपुर में जो स्थिति थी ना, वो बोलने वाली नहीं थी, एक्शन लेने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, जैसे ही शुरू हुआ था ये पूरा विषय, उस समय कर्नाटक का चुनाव छोड़ के आके बैठक ली थी। प्रधानमंत्री जी ने पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई की, और अब आपने देखा कि स्थितियां सामान्य होनी शुरू हो गई हैं। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों दोनों में 75% उपस्थिति होने लगी है, यानी अब जिंदगी पटरी के ऊपर लौटने लगी है। इसलिए ये एक्शन लेने का काम था, और उसके बाद हम उसका जवाब भी देंगे, पूरे देश को जवाब देंगे। मणिपुर में मैं ये बात बता दूं कि मई 2023 जो कोर्ट के एक निर्णय के बाद जो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, उससे पहले 2018 से हमारी सरकार थी। बताइए 5.5 साल में कभी कोई परिस्थिति ऐसी आई? कभी आपने वो ब्लॉकेट सुना जो मणिपुर में रहता था? 6-6 महीने ब्लॉकेट रहता था। 1993 में इन्हीं दो समुदायों के बीच में हिंसा कितने दिन चली थी? 8 महीने हिंसा चली। 97, 2006, 2012 आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा। यानी इस जंग की स्थितियां नहीं, परंतु कोई बात नहीं। इसीलिए जब सदन में चर्चा होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी सहानुभूति है संजय सिंह जी की पार्टी के साथ, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। और चर्चा में जो समय मिलता है वो पार्टियों को अपनी संख्या के अनुपात में मिलता है, क्योंकि लोकसभा में इनकी संख्या इतनी कम है कि इनको शायद 2-4 मिनट का समय मिलेगा, बात 4 या 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, और सारा का सारा लॉयंस शेयर कांग्रेस के पास जाएगा। तो विपक्ष में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन उसका माइलेज ज्यादा लेगा, उसमें आम आदमी पार्टी कम से कम अविश्वास प्रस्ताव में बहुत पिछड़ती हुई। मैं आप संजय जी से जवाब ले लूं। संजय जी, आपने हालांकि आपने पहले सवाल में साफ कर दिया कि देखिए इसकी नीयत क्या है, इसके पीछे नंबर्स में तो आप बहुत पीछे हैं, साफ तौर पर इसकी नियति क्या होगी, यानी कि भविष्य में इस प्रस्ताव पर क्या होना है, ये सबको पता है। लेकिन जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं कि बोलना ज्यादा जरूरी है या फिर इस पर एक्शन त्वरित जरूरी था? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जब अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि सदन का सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी वेदना जाहिर कर दी, तो मेरे ख्याल से उस समय सुधांशु जी का भी दिल हंस रहा होगा, और जो लोग इनको सुन रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे
कि आखिर हमारे देश के चौकीदार, हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे देश के रखवाले, देश के प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं कि उनको 78 दिन लग जाता है अपनी वेदना प्रकट करने में। यह उनके संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। 4 मई से जो हिंसा शुरू हुई उसमें 78 दिन लग गए उनको अपनी वेदना प्रकट करने में। एक्शन क्या लिए होंगे, क्या किए होंगे तो भगवान जानता है। पूरे दुनिया भर की सैर करने की फुर्सत उनको है। और कारगिल का वो योद्धा जिसने 4 दिन पहले बयान दिया कि मैंने कारगिल के युद्ध में शामिल होकर देश की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात नहीं? क्या ये हमारे भारत की वीर सेना के लिए शर्म की बात नहीं? और भारत के प्रधानमंत्री 78 दिन के बाद बोलेंगे और पूरा विपक्ष लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए और इस पर कुछ बोलिए, तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं, भाग रहे हैं। कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब देंगे, रक्षा मंत्री जवाब देंगे। क्यों भाई? प्रधानमंत्री चुने जाएंगे मोदी जी और जवाब देंगे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। रेल का उद्घाटन करना होगा तो मोदी जी जाएंगे, चीते के साथ फोटो खिंचानी होगी तो मोदी जी जाएंगे, ठीक है। इसरो के वैज्ञानिक बनना होगा तो मोदी जी जाएंगे, ठीक है संजय जी। डॉक्टर बनना होगा मोदी जी जाएंगे, इंजीनियर बनना होगा, राफेल की डील करना होगा तो मोदी जी जाएंगे। लेकिन सदन में जवाब नहीं देंगे। सुधांशु जी, एक बात और अंतिम कह के अपनी बात, एक अंतिम बात। देखिए ऐसा है, नंबर का सवाल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया, 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया, 3 अविश्वास प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ आया, 1 अविश्वास प्रस्ताव राजीव गांधी जिनके पास 415 की मेजॉरिटी थी उनके खिलाफ भी आया। तो आप बताइए कि अगर विपक्ष हमेशा यही मान लेता कि हम सरकार जो चाहे वो करे, हम उसके खिलाफ नंबर नहीं है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ठीक है, तो कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। ठीक है और उस समय अब जवाब जल्दी से ले लेते हैं, फिर आपके पास वापस आऊंगी। विपक्ष में नहीं होगी और इसमें इस्तेमाल किया। आप लोग तो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री देश के नेता हैं, देश की जनता उन्हें पसंद करती है, उन पर भरोसा करती है, उनको सुनती है। तो मणिपुर ऐसा मामला जिसमें हमने देखा 2 बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ, पूरे देश की बेटियां हिल गई, पूरी दुनिया ने इस पर विचार किया, देश सुनना चाहता था। आपको नहीं लगता विपक्ष बार बार अगर ये कह रहा है तो देश के मन में भी आ रहा होगा कि भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं, और बोले भी तो इतने दिनों बाद क्यों बोल रहे हैं? वो भी इंतजार कर रहा था। देखिए सुनने और कहने में इंटरेस्ट विपक्ष को ज्यादा रहता है। जनता की भलाई इसमें होती है कि कार्रवाई हो और स्थितियों पर नियंत्रण आए। गृह मंत्री जी पूरे एक्शन मोड में थे, वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती करना हो, दोनों समुदायों के बीच में कई राउंड की वार्ता करा के समझौता करवाना हो, 36,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में लाकर स्थापित करना हो, यानी उन चीजों के ऊपर फिर इंटरनेट बंद करके अफवाहों को अथवा इस ढंग की जो घटनाएं हुई हैं इनके द्वारा भावनाएं भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा था भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा, जिनको बहुत से लोग राजनीतिक समर्थन भी दे रहे थे, तो उनको रोकना हो, तो इन सारी चीजों को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वह बात कही। और जहां तक संवेदना की बात है तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष कह रहा 4 मई से घटना हुई, 4 मई से आज तक आप विपक्ष के प्रेस वक्तव्य और इनका कोई स्टेटमेंट बता दीजिए इसमें उन्होंने मणिपुर का कहीं जिक्र किया हो। ये पटना में भी मिले, बेंगलुरु में भी मिले, आपस में एक दूसरे से हिसाब सेटल करते रहे। केजरीवाल जी मुंह टेढ़ा करके चले आए पटना से कि साहब जब तक वो उस पर समर्थन नहीं करेंगे। तो ये सुनने में आया कि उमर अब्दुल्ला ने, मीडिया में आया, मैं नहीं कह रहा हूं अंदर की बात मुझे पता है, उमर अब्दुल्ला जी ने आम आदमी पार्टी को सुना दिया, धारा 370 पे आप थे। आपने यही सारी खबरें सुनी होंगी। किसी ने मणिपुर के ऊपर कोई संवेदना का एक वक्तव्य दिया हो तो बताइए। और जब सदन शुरू हुआ तो चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं थी, किस नियम के तहत चर्चा होगी वो इंपॉर्टेंट है। और चर्चा में वो नियम भी मानना नहीं है, उस नियम के तहत भी हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल एक फसाद खड़ा करना था। उसके प्रति इनका रुझान ज्यादा नजर आ रहा था। हम यहां पर एक बात और कह दें कि जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात इन्होंने कही, प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ सारे विषयों पर, ये कह रहे हैं जो कुछ हुआ मणिपुर में, प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके लिए एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, मगर मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इस देश में केवल चंद महीने, इन्हीं 78 दिनों की तो बात है 3 महीने पहले की, कि केरल में जो बच्चियों के साथ हुआ, जिसके बारे में कांग्रेस के दिवंगत मुख्यमंत्री ओमान चांडी
और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन सदन के पटल पर बोल चुके हैं, उसका तो मजाक उड़ा दिया। ठीक है, यानी केरल की वो 300 की संख्या ओमन चांडी ने बोली थी, उन 300 बच्चियों के साथ जो हुआ ना, उसका तो मजाक उड़ा दिया गया। कश्मीर में सामूहिक बलात्कार करके गिरजा टिक्कू जैसी बेटियों के साथ आरे से काट दिया गया, उसका मजाक उड़ा दिया गया। और चलिए बंगाल में जो हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, अरे भाई जब देश की बात हो रही है तो आपकी संवेदना में को सुनकर किसको हंसी आ रही होगी, किसको रोना आ रहा होगा, ये मेरे ख्याल से आपके करोड़ों दर्शक समझ सकते होंगे कि कितनी संवेदना इनकी बेटियों के सम्मान आप जो सवाल कर रहे हैं इस पर संजय जी जवाब देना चाहिए और देंगे भी, मुझे लगता है। संजय जी आप इस पर जवाब आप आगे दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश की बात हो रही है और संसद का जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए संसद को कितना उसकी कार्यवाही को नुकसान हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर शायद कोई ध्यान नहीं देता। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र है, पूरे सत्र में 31 बिल ऐसे हैं जो पेश होने हैं, लेकिन अब तक दोनों सदनों में सिर्फ 2 बिल पास हो पाए हैं। मॉनसून सत्र में अब तक कितना कामकाज हुआ, जरा इसको भी आप इस बड़ी स्क्रीन पर देखिए और फिर आप समझिएगा। हम यहां पर बात कर लेते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों की ही। लोकसभा में 15% प्रोडक्टिविटी, 8 सवालों का जवाब मिला है। दूसरी तरफ राज्यसभा में 30% प्रोडक्टिविटी और 34 सवालों का ही जवाब मिल पाया। दोनों सदनों में सिर्फ 2 बिल अब तक पास हो पाए हैं, 31 बिल पास होने हैं। ये तो फिलहाल आप समझिए और ये आंकड़ा आपको समझ आएगी, ये बड़ी बात है कि ना के बराबर कामकाज हुआ है। नुकसान देश का हो रहा है, इस संसद का हो रहा है, चर्चा पर चर्चा, लेकिन किसी भी तरीके की ना तो चर्चा हो पाती है, ना ही उसका कोई रिजल्ट आता है और ना ही देश के मुद्दों पर बात हो पाती है। अब मैं आती हूं संजय जी आपके पास और इसी सवाल के पास, संसद में सिर्फ हल्ला होना चाहिए या फिर काम की बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और वो कैसे होगी? क्योंकि आप लोग तो ये कह देते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही, पर हंगामा तो आप ही लोग करते हैं ना, पूछा तो फिर आपसे जाएगा। देखिए अभी बिल्कुल सही बात है। अच्छा अभी आपके सामने ही तय हो जाएगा, पूरा देश आपको भी सुन रहा है, सुधांशु जी को भी सुन रहा है, मुझे भी सुन रहा है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, महंगाई पे 267 एक्सेप्ट करेंगे, बेरोजगारी पे एक्सेप्ट करेंगे, किसानों की एमएसपी दोगुना करने पे एक्सेप्ट करेंगे? एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए, अगर सुधांशु जी कह दें कि हाँ किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पर विपक्ष 267 का नोटिस दे, हमारी सरकार उस पर चर्चा कराएगी। बेरोजगारी के सवाल पे 267 दे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। महंगाई के सवाल पे, अरे भाई किसी भी बात को नहीं मानते, किसी बात को मानते ही नहीं। आप मुझे बताइए, जवाब देना चाह रहे हैं इसका? जब ये किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, विपक्ष को अनसुना क्यों किया जाता है? विपक्ष कह रहा है हम हमारी सुनते ही नहीं आप लोग। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, करिए, पूरी कर लूं, फिर उनसे जवाब लीजिएगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया ये कानून मत लाइए किसानों के खिलाफ। सरकार जबरदस्ती कानून लाई, मुझे सस्पेंड किया गया। 1 साल देश के सड़कों पे किसानों का आंदोलन चला, बहुत सारे किसान शहीद हुए। बाद में प्रधानमंत्री जी आए, कहते हैं काला कानून हम वापस ले रहे हैं। इसका मतलब हम लोग सही थे, हमारा विरोध सही था, हमारा प्रदर्शन सही था, आपने हमें सस्पेंड किया, वो गलत किया। तो इसलिए किसी एक विषय पे आप बता दीजिए जिसपे 267 का नोटिस आपने एक्सेप्ट किया हो, जिसपे सदन में चर्चा कराई हो, सार्थक बहस। आप अगर तानाशाही पे उतारू होंगे, कुछ बात ही नहीं करने देंगे देश के सदन में, तो कहां जाएंगे हम लोग? आपने पूछ लिया सवाल, अब इस पर सुधांशु जी से मैं जवाब के खिलाफ उठा के सस्पेंड कर देते हैं। मैं सुधांशु जी इस पर बोलना भी चाह रहे हैं। सुधांशु जी आती हूं आपके पास, आप इस पर जवाब दीजिएगा क्योंकि सीधे आपसे सवाल पूछा। तो देखिए, आपसे इससे पहले हमने जिस तरीके से जनता से जो सवाल पूछा उसका जवाब आपके सामने रखा। अब अगला सवाल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, जो मणिपुर से जुड़ा हुआ है, मणिपुर के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। सवाल यह कि मणिपुर के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना सही है या फिर गलत है? 38% लोग सही मानते हैं इसे, गलत मानने वाले 51% हैं और पता नहीं कहने वाले 11%। तो मणिपुर के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना सही या गलत? 51%, एक बड़ा नंबर जो इसे गलत मानता है कि संसद की कार्यवाही जिस तरीके से नहीं चल पा रही है वो गलत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं,
हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह दोनों ही बने हुए हैं। सुधांशु जी, आपके पास आते हुए, आप ब्रेक से पहले अपनी बात भी रखना चाह रहे थे, लेकिन इस सवाल के साथ जोड़ते हुए मैं सवाल करती हूं और फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, संसद को चलाना तो आपका काम है, किस तरीके से चलाई जाए, वहां काम जरूरी जो होने हैं वो तालमेल बैठाना विपक्ष के साथ, वो तो आपका काम है ना, क्योंकि विपक्ष तो ये कह देता है बार बार कि ना हमारी सुनी जाती है, ना हमारी चलती है, हमें तो दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए, ब्रेक से पहले संजय जी का जो वक्तव्य था उसके उत्तर में ही आपके इस सवाल का उत्तर भी आ जाएगा, पर उससे पहले मैं एक वाक्य अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। अभी ब्रेक के दौरान आपके यहाँ हेडलाइंस दिखाई गई, उसमें आखिरी हेडलाइन क्या थी कि आतंकी साजिश नाकाम की गई। ऐसी अनेक बार हेडलाइन हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी है। जब इनकी सरकार थी तो आतंकी हमला हो गया इसकी खबर आती थी कि दिल्ली में हो गया, मुंबई में भी हो गया, नागपुर में, पुणे में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, चेन्नई में, लखनऊ में, फैजाबाद में, वाराणसी में, चंडीगढ़ में, सब जगह हो गया। चलती ट्रेन में धमाका हो गया, बस में धमाका हो गया, अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया, बाकी जगह यह खबर आती है कि आतंकी साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी। यह सरकार की, मोदी सरकार की और गृह मंत्री जी की सक्रियता, सतर्कता का प्रमाण है। अब जो प्रश्न का उत्तर देता हूं, देखिए, आपने कहा ये कहते हैं कि इन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। उससे पहले संजय जी ने बहुत जोश से कहा था, ये बताइए नियम 267 के तहत ये महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे या नहीं। मैं संजय जी को याद दिलाना चाहता हूं, पिछले संसद सत्र में आप लोग इसी पे लाए थे 267। सभापति ने क्या बोला था? वो बजट सत्र था, बजट सत्र में आर्थिक विषय पर ही बोल सकते थे। उन्होंने कहा बजट पे चर्चा होने दीजिए भाई, आप अपने कोटे का समय सारा महंगाई पे बोलिएगा, कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि महंगाई उस विषय की परिधि है, आर्थिक विषय था, आप बोलिए, कोई नहीं रोकने वाला। नहीं बोलना था, क्योंकि इन्हें पता था कि आज बहस की गुंजाइश नहीं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके नेट पे चेक कर लें, महंगाई की दर के आंकड़े उपलब्ध हैं। आज भी महंगाई की दर 4.5% है, और जब हमने लिया था 2013 में देख लें 13% महंगाई दर थी, और पूरे 50-60 साल के आंकड़े उपलब्ध हैं, कोई जाके चेक कर सकता है। इन्हें पता है कि बहस होगी तो वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा किसान आंदोलन की बात, तो मान्यवर आम आदमी पार्टी की स्थिति सबसे हास्यास्पद है। कैसे कहते हैं हम तो किसान आंदोलन, किसान कानून का विरोध कर रहे थे, सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। अरे क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, आपकी पार्टी तो एकमात्र विधानसभा है जिसने किसान कानून को पास कर दिया था, तो विरोध कैसे कर रहे थे? मतलब पार्टी विरोध कर रही थी, पार्टी की सरकार ने पास कर दिया जी, तो अपनी पार्टी का मजाक बना दिया आप लोगों ने। हां, जब आपको लगा कि हालात बदल गए हैं तो आपने विरोध किया। अब मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब आप लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों ने कहा चर्चा होनी चाहिए, आपने कहा कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस होना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ने सीधे वापस ले दिया तो फिर सदन में हंगामा मचाया, अरे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। और आज मैं एक और बात कहता हूं, शिरीन जी, ये लोग बार बार कहते हैं कि 750 किसानों की मृत्यु हुई, सारा धरना हो रहा था दिल्ली में, और लगभग सारे किसान, ज्यादातर किसान आए थे पंजाब में। आप दोनों जगह इनकी सरकारें, आज सूची दे दें भाई, जिसकी मृत्यु हुई होगी डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं मृत्यु का प्रमाण पत्र, और मृत्यु का प्रमाण पत्र मृत्यु का कारण भी लिखा रहता है। 750 की सूची दे दीजिए ना। ठीक है सुधांशु जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, केवल व्यर्थ का वितंडावाद बनाना, चर्चा से भागना और देश में एक नकारात्मक वातावरण बनाना। मैं जवाब लेती हूं, संजय जी इस पर जवाब दीजिएगा। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी कि आप लोग गुमराह करते हैं, क्योंकि ना तो आप लोगों को चर्चा करनी है और बार-बार गोलपोस्ट आप लोग बदलते बोला है, बहुत लंबा उन्होंने बोला, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे जवाब देने के लिए। जिस तरीके से वो किसानों के शहीद होने का प्रमाण मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। अन्नदाताओं के आंदोलन में एक प्रतिष्ठित किसान नेता ने, एक धार्मिक गुरु ने गोली मार ली अपने कनपटी पे, भूल गए ये। लाठीचार्ज में लोग मारे गए, भूल गए ये। कितने लोग शहीद हुए किसान आंदोलन में, उसका ये प्रमाण मांग रहे हैं। पूरा देश इनको देख रहा है, वक्त आने पे जवाब देगा, नंबर 1। दूसरी बात, अभी तीसरा ये चैनल है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं बताता सुधांशु जी को। तीसरी बार इन्होंने पूछा, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, पटना में हुई, बेंगलोर में हुई, कभी मणिपुर पे बात हुई, कभी मणिपुर पे कोई वक्तव्य जारी हुआ। पूरे देश के लिए वो वक्तव्य आपके सामने मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हम मणिपुर को तबाह करने वाली मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को
शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। आप अपनी रिसर्च टीम से बेंगलोर का जो प्रेस रिलीज है वो मंगाइए और सुधांशु जी को पढ़ाइए। इसलिए ऐसी बातें, आपके प्रधानमंत्री संवेदनहीन है तो पूरा विपक्ष संवेदनहीन है। आपके प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं देते तो सारे लोग कोई बयान नहीं देते, कुछ नहीं चिंता करते। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं सुधांशु जी, पटना में भी हमने मणिपुर पे चर्चा की, बेंगलोर में भी हमने मणिपुर पे चर्चा की, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय झगड़ा पार्टी हो गया है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। पूरे देश में सिर्फ झगड़ा कराना, मारपीट कराना, दंगे फसाद कराना, यह आपका मकसद रह गया है। मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को जिस तरीके से आप झगड़े करा रहे हैं, आज आपके विधायक, खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि बीरेन्द्र सिंह जो वहां का मुख्यमंत्री है उसने स्थिति को तहस नहस किया। और छोड़ दीजिए आप, आज इनके केंद्रीय मंत्री अठावले साहब का बयान है कि ये म्यांमार से आतंकी घुसपैठ की है। ठीक है, देखिए आप दोनों लोग कह रहे हैं कि दोनों ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि गुमराह तो आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये चर्चा, ये आखिरी दौर है इस बुलेटिन का, और इसमें मैं चाहती हूं कि आप देश को ये बताएं, क्योंकि देश से जो हमने सवाल पूछा वो संसद को किस तरीके से चलाना क्या सही है या गलत है, चर्चा की वजह से या जो भी आप लोगों की तरफ से किया जाता है, जो गतिरोध पैदा होता है उसमें, उस पर मेरा सवाल, समाधान क्या है, एक एक करके दोनों बताइए। पहले सुधांशु जी, फिर आपके पास आती हूं संजय जी। देखिए, समाधान तो इनके पास है ही नहीं, इनके पास सिर्फ घमासान है, चाहे संसद के अंदर करना हो या आपस में एक दूसरे से सिर्फ पिटवल करनी हो। समाधान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। चाहे देश के जन कल्याणकारी यानी गरीबों वंचितों को शक्ति देना हो, देश का अभूतपूर्व विकास करना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना हो या सांस्कृतिक गौरव को उठाना हो। और मुझे बड़ा कष्ट हुआ इस बात का, संजय जी ने कहा कि सब कुछ 78 दिनों में मणिपुर में हो गया। मानवर तो 1993 में 8 महीने के दौरान हजारों लोग मारे गए और सुरक्षा बल के मारे गए, उनका आपने तो मजाक उड़ा दिया। मतलब उनकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं थी, न 97 वालों की जान की कीमत थी, न 2006 वालों की जान की कीमत थी। 6-6 महीने का ब्लॉकेट रहा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट रहा, और मान्यवर कह रहे 2 समुदायों को चीफ मिनिस्टर ने लड़वा दिया। मान्यवर इतना बड़ा झूठ कोई लोग बोल सकते हैं आकर ऊपर? देख सकते हैं 60-70 सालों से यह स्थिति है। आजादी के बाद के अनफिनिश्ड एजेंडा में से एक है, जो उत्तरोत्तर सरकारों, जैसे कश्मीर का मामला उलझा हुआ था वैसे आज तक, और इसी पूर्वोत्तर में ऐसी स्थितियां भी आई हैं कि सेना की 1000 राइफलें लूट ली गई थी और एयरफोर्स को बम्बार्डिंग करनी पड़ी मार्च 1967 मिजोरम के ऊपर। और यह कहना कि केवल यह स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दी, मेरे विचार से यह फिर दिखाता है कि विपक्ष की रुचि समाधान में नहीं, घमासान में। ठीक है संजय जी, विपक्ष की रुचि है समाधान में या फिर नहीं, या सिर्फ माहौल बनाना है और घमासानी करना है? अरे भैया, जितनी बर्बादी की दास्तान आप बता रहे हैं उसी को ठीक करने के लिए लोगों ने आपको 10 साल का मौका दिया। 2 बार चुन के क्यों भेजा सुधांशु जी? आपको इतना बड़ा बहुमत क्यों दिया इस देश की जनता ने? इसीलिए दिया कि जो पहले 93 में था, जो 67 में था, जो 66 में था, जो 72 में था, जितना साल आपको याद है, वही स्थिति आप बनाने के लिए फिर आए हैं क्या इस देश में, कि उसको ठीक करने के लिए आए थे आप तो बता रहे थे सीमा को हम एकदम 56 इंच के सीने के साथ सुरक्षा देंगे। आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि म्यांमार से आतंकी घुसपैठ करके वहां गोलियां चला रहे हैं, मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। देश के अंदर विदेशी आतंकी घुस आए हैं, ये मैं नहीं, अठावले का बयान है, सुनिए आप, और इस पे भी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। तो मैं फिर आप दोहराना चाहता हूं कि बगल में मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, जो नफरत का बीज आप लोग बो रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया दूसरे राज्यों में भी होगी। कृपा करके ऐसी परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट में मत फैलाइए। सुधांशु जी, ये आप लोगों ने जिस तरीके से वहां नफरत के बीज बोए हैं, ये इसका परिणाम है। कहूंगा हाँ। मिजोरम में देखा आपने कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। देखिए, ये विपक्ष, आप बता रहा हूं, विपक्ष की ये नफरती जहर बुझे सामानों की दुकान में अब ये भी एक इसके विक्रेता बन गई आम आदमी पार्टी। मुझे दुख हुआ, संजय जी भी शायद हम ही लोग की उम्र के होंगे। मान्यवर, आपने क्या बोला, नागालैंड, मिजोरम है और पूर्वोत्तर, हम लोग बचपन से नहीं सुनते आ रहे नागा शांति समझौता, हमने आग लगाई हुई है। मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह, हमने आग लगाई हुई है।
आसाम एकॉर्ड राजीव गांधी के जमाने में हम सब बच्चे थे, हमने आग लगाई हुई है। तो कुछ भी मजाक उड़ा देना कि सारा का सारा इसी समय में हुआ, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं लंबी चीजों का समाधान नहीं। आप तो वो हैं 10 साल से आपकी सरकार है दिल्ली में, कहते ना कि बस इस बार की सरकार में जमुना एकदम साफ हो जाएगी। अब कहने लगे नहीं वो तो इधर से पानी आता उधर से पानी आता। आप आए थे ना कि हम तो लोकपाल ले आएंगे, अब टोपी ओपी गायब। ठीक है, दिल्ली पूर्ण सरकार नहीं, पंजाब में भी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं हम बचपन से नागा शांति समझौता, मिजो नेशनल फ्रंट, आसाम एकॉर्ड सुनते आ रहे हैं और आज सारा दोष 2014 के बाद भाजपा पे। सुधांशु जी और संजय जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल आपको जब ये देश मिला 2014 में तो शांति की स्थिति में मिला। संजय जी वक्त उतना ही है। देखिए माना यह जा रहा है कि 10 अगस्त तक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की सदस्यता को लेकर स्पीकर का फैसला आ सकता है। अगर फैसला शिंदे के खिलाफ आया तो फिर सीएम किसे बनना चाहिए, इसको लेकर जब हमने देश से सवाल पूछा तो जवाब क्या आया आपके सामने रख देते हैं। देखिए इस सवाल पर अजीत पवार कहने वाले लोग 13% हैं, देवेंद्र फडणवीस का नाम 34% लोगों ने लिया, 39% जो दोनों को नहीं मानते और 14% जो कह रहे हैं कि नहीं मालूम। तो यह सवाल कि अगर शिंदे की सदस्यता जाती है तो महाराष्ट्र में सीएम किसे बनना चाहिए, यहां शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों को ही लेकर 13% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यहां अजीत पवार और 34% जो देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 39% ऐसे भी हैं जो दोनों को ही नहीं मानते, वो कह रहे हैं ना तो अजीत पवार होंगे ना ही देवेंद्र फडणवीस होंगे। फिलहाल पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि शिंदे के बाद अजीत पवार सीएम बन सकते हैं। ऐसे में यह जवाब बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर सकता है।